हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका केयू इंस्टीट्यूट मुंडाउट द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल कर्म विद्या मंदिर पे। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 5 प्रतिरोधकता टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें आपने ओम का नियम भी अध्ययन किया है, प्रतिरोधकता भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत चालकता के बारे में मैंने पढ़ाया है, और अपवावेग, विद्युत धारा, अपवावेग में संबंध, विभव और अपवावेग में संबंध, इस तरह से मैंने बहुत सारे टॉपिक करवाए हैं। तो आज मैं थोड़ा सा लास्ट वीडियो जहाँ पे स्टॉप हुआ था उसके बाद का कंटिन्यू कर रहा हूँ टॉपिक प्रतिरोधकता। रेसिस्टिविटी बोलते हैं इसको। देखिए बच्चों, आप प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध से मैं रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाऊंगा कि हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है, किसी तार का प्रतिरोध, वो उस तार की लंबाई के समानुपाती होगा। पता है हमें, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। इसके साथ साथ ही प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू L लिखेंगे एंड R प्रोपोर्शनल टू 1/a लिखेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखें तो R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L/a के। R किसके प्रोपोर्शनल होगा? L/a के। या फिर जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी के लिए एक नियतांक लिखना पड़ता है जिसको रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। ये नियतांक है इंटू L/a, ये बन जाएगा। जहाँ रो को पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं, रो को पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इस इक्वेशन से रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो बराबर R इंटू A बटे L, RA बटे L। ये फॉर्मूला होता है प्रतिरोधकता ज्ञात करने का। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता बराबर होती है रो बराबर RA बटे L। लेकिन प्रतिरोधकता क्षेत्रफल पे और चालक तार की लंबाई पे निर्भर नहीं करती। ये ध्यान देने वाली बात है। प्रतिरोध तो चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, इसके बावजूद प्रतिरोधकता क्षेत्रफल लंबाई पर निर्भर नहीं करती। किसी एक पदार्थ के लिए अलग अलग क्षेत्रफल वाले पदार्थ, यदि पदार्थ सेम है तो उसके प्रत्येक चालक के लिए, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे कम क्षेत्रफल का हो, चाहे ज़्यादा क्षेत्रफल का हो, प्रतिरोधकता समान रहेगी। हाँ, प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो ये एक कॉपर का चालक है, कॉपर चालक का एक टुकड़ा है। इस टुकड़े का प्रतिरोध R है, प्रतिरोधकता रो है। अब मैं इसको काट देता हूँ बीच में से, दो टुकड़े अलग हो गए, दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा, R से कुछ कम होगा, लेकिन दोनों की प्रतिरोधकता रो होगी। इसकी भी रो होगी, इसकी भी रो होगी। अगर इसको मैं फिर और दो टुकड़े कर दूँ तो अपने पास 4 टुकड़े हो जाएं ऐसे, तो 4 टुकड़ों की प्रत्येक की प्रतिरोधकता रो होगी, लेकिन प्रत्येक का प्रतिरोध अलग अलग होगा। समझ गए बात को? तो यह है प्रतिरोधकता। इसका मात्रक देखिए, प्रतिरोधकता का मात्रक हम यहाँ से बनाएंगे। फॉर्मूला हो गया रो बराबर RA बटे L। R का मात्रक प्रतिरोध का ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो मात्रक हुआ ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है बच्चों ओम मल्टीप्लाई मीटर, ये मात्रक होता है। ठीक है। प्रतिरोधकता को एक और नाम से भी बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। आपने लास्ट वीडियो में प्रतिरोधकता का एक फॉर्मूला पढ़ा था। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें प्रतिरोधकता का फॉर्मूला आता था M बटे NE स्क्वायर टाउ। M बटे NE स्क्वायर टाउ, ये भी एक फॉर्मूला होता है जहाँ M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, N आवेश घनत्व है चालक में,
प्रति एकांक आयतन आवेशों की संख्या है, इसको आवेश घनत्व बोलेंगे। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19 एंड टाउ विश्रांति काल होता है। औसत समय है जब इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की टक्करों का औसत समय है ये, इसको विश्रांति काल बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, प्रतिरोधकता बहुत कम, कितनी कम? 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर से 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर तक, 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर तक होती है। जबकि जैसे रबर है, सिरेमिक है, लकड़ी है, ये सब कुचालक पदार्थ हैं, कुचालक पदार्थ हैं, बोले तो कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक, कितनी? 10⁻16 ओम इंटू मीटर की कोटि तक होती हैं, की कोटि तक होती है। इसके विपरीत अगर बात करें चालकता की, तो चालक पदार्थों की चालकता बहुत अधिक होती है और रबर, सिरेमिक, लकड़ी, कुचालक पदार्थों की चालकता बहुत कम होती है। समझ गए? ये था प्रतिरोधकता का मात्रक, आपको समझ में आया। और प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, वो प्रतिरोधकता केवल एक ही कारक पर निर्भर करेगी, वो है पदार्थ। अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकताएं अलग अलग होती हैं और एक ही पदार्थ के विभिन्न टुकड़ों की प्रतिरोधकता समान होगी। वीमा देख लीजिए, प्रतिरोधकता की वीमा आप यहाँ से वीमा ज्ञात करेंगे फॉर्मूले से। रो बराबर RA/L, R प्रतिरोध है, प्रतिरोध की वीमा क्या होगी? V बराबर RI होता है, प्रतिरोध की वीमा R बराबर हो जाएगा V/I, ठीक है, इंटू L हो गया बटे A, ओके। तो रो बराबर विभव, V बराबर क्या होता है? W/Q, V बराबर W/Q, ठीक है, ओके, इंटू L/A इंटू I, ठीक। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन इंटू L। Q बराबर IT, I इंटू T, I स्क्वायर इंटू T हो गया इंटू A। अब इनकी विमाएँ लिख दीजिए। इनकी विमा, बल की विमा होगी M1 L1 T-2, विस्थापन की विमा L1, लंबाई की विमा भी L1, करंट की विमा हो जाएगी A2 और समय की विमा T1 और क्षेत्रफल की विमा L2। तो इस तरह से रो की विमा आती है M1 L1 L2, L2 से L2 कट गया, यहाँ पे बचा एक L1। T की विमा देखिए -1 ऊपर जाके -2 में ऐड होके 3 हो गया और A भी ऊपर जाके -2 हो गया। तो ये विमा होती है प्रतिरोधकता की। इसको हमने क्या लिखा है? M1 L1 T-3 A-2, ठीक है। तो ये विमा निकल के आई। रो बराबर क्या लिख दिया मैंने, थोड़ा मिस्टेक कर दिया। रो बराबर RA/L है, सॉरी RA/L, यहाँ पे A लिखिए, यहाँ पे L लिखिए, बाकी सब ये सेम है। यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे L आएगा, तो A की विमा होगी L² और इधर आएगा L1, ठीक है। तो 4 में से एक पावर घटेगी तो L3 बचेगा इधर, ये है विमा। नोट कर लीजिए इसको। और देखिए, अभी आपने प्रतिरोधकता का फॉर्मूला जैसे ही देखा, रो बराबर होता है RA/L, सॉरी ये था ना, मिस्टेक हो गया था पहले। तो अगर मैं इसमें ये लिख लूँ,
कोई चालक तार है जिसकी लंबाई है 1 मीटर तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे रो बराबर आर होगा। रो बराबर आर, अर्थात प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का आंकिक मान, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का आंकिक मान उस पदार्थ के 1 मीटर लंबाई व 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के किसी नमूने के क्षेत्रफल के बराबर, नमूने के प्रतिरोध के बराबर होगा, नमूने के प्रतिरोध के तुल्य होगा। ठीक है, आंकिक रूप से प्रतिरोधकता का मान उस प्रतिरोध के बराबर होगा जिसकी लंबाई जिस सैंपल की लंबाई 1 मीटर हो और जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। दिख रहा है यहाँ से। इसके विपरीत प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम मैंने बताया था चालकता। चालकता को हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, ये 1 प्रतिरोधकता होता है। ओके, सिग्मा बराबर 1 रो, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/m, ये क्या नाम है, 1/रो बराबर r a/l। तो आप लिख सकते हो सिग्मा बराबर हो जाएगा L/RA, L/RA। मात्रक देखिए, मात्रक, इसका जो मात्रक था प्रतिरोधकता का वो था 1/ओम गुणा मीटर। तो चालकता का इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स चालकता का मात्रक होता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध की। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध पदार्थ का एक गुण है, पदार्थ का गुण है। कैसा गुण है? जो पदार्थ में धारा प्रवाह का विरोध करता है। पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ में धारा प्रवाह या धारा के चालन या धारा के चालन का विरोध करता है। धारा प्रवाह या धारा के चालन का विरोध करता है। पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ में धारा प्रवाह या धारा के चालन का विरोध करता है क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। अब ये प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करेगा? जैसे कि आपने देखा, ये प्रतिरोध निर्भर करेगा चालक तार की लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, इन पे तो निर्भर करता ही करता है। साथ इसके साथ ही पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। पदार्थ की प्रकृति, अच्छा, पदार्थ की प्रकृति के साथ साथ ये ताप पर भी निर्भर करता है। ताप, ये ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिन पे प्रतिरोध निर्भर करता है। किन किन पे? लंबाई पे, क्षेत्रफल पे, पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर प्रतिरोध निर्भर करता है। पूछा जाए कि प्रतिरोध उत्पन्न कैसे होता है, प्रतिरोध बनता कैसे है, प्रतिरोध का कारण क्या है? तो कारण समझ लीजिए। जब किसी चालक तार पे विभवांतर आरोपित करते हैं तो अर्थात बैटरी लगाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनों पे एक विद्युत वाहक बल कार्य करता है। बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है, बैटरी का जो विभवांतर लगा वो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनों पे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करना शुरू करेंगे, इधर भागेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भगते हैं, गति करते हैं एक निश्चित दिशा में, तो चूंकि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है बहुत अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व तो बहुत अधिक होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं।
तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से टक्कर करते हैं, टक्कर के दौरान इनमें ऊर्जा हानि होती है। ऊर्जा हानि होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ाता है, गतिज ऊर्जा बढ़ा के फिर ये टक्कर कर देता है, गतिज ऊर्जा में लॉस, गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, वेग घट जाता है, तो वो लॉस हो रहा है, मतलब ऊर्जा हानि हो रही है। यही ऊर्जा हानि इस पदार्थ की सतह पे तापमान वृद्धि के रूप में दिखाई देती है। किसके रूप में दिखाई देती है? तापमान वृद्धि के रूप में। और तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध, तापमान वृद्धि के रूप में दिखाई देती है, ऊर्जा हानि भी हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हुई। इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराएंगे तो उनको आगे बढ़ने में परेशानी होगी, वो बाधा ही प्रतिरोध कहलाता है, वो बाधा ही प्रतिरोध कहलाता है। और चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ने पे बढ़ता है। जैसे जैसे आप इसका तापमान बढ़ाते जाएंगे पदार्थ का, चालक पदार्थ का, वैसे वैसे उसका प्रतिरोध भी इंक्रीज होता है। अन्य पदार्थों में ऐसा नहीं होता। अर्धचालक पदार्थों में ताप बढ़ने से प्रतिरोध कम होता है, अपघट्य पदार्थों में भी, जबकि यहाँ पे कुछ विपरीत होता है। ठीक है, ये प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अभी आपने ओम का नियम पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो हम बात करेंगे ओम के नियम पर आधारित कुछ युक्तियों की, जिनको हम नाम देंगे ओमीय और अनओमीय युक्तियाँ। ओमीय व अनओमीय युक्ति। ओमीय व अनओमीय। वेरी सिंपल। देखो ओम का नियम क्या था, एक बार मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। तो ओम का नियम यह कहता है कि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, या V बराबर होता है RI, या R बराबर होता है V/I। यानी कि अगर V और I के बीच में ग्राफ खींचे तो V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो V और I जब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे तो ग्राफ एक सीधी रेखा आएगा। ग्राफ कैसा आएगा? एक सीधी रेखा आएगा। ये ओम का नियम था। तो वो युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती हैं, पालन कैसे करेंगी कि उन युक्तियों के लिए V और I के बीच में ग्राफ, V और I के बीच में वक्र एक सीधी रेखा आता है, तो उन्हें ओमीय युक्तियां बोलेंगे। ऐसी युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती हैं, अर्थात जिनके लिए V और I के बीच में वक्र या V और I के मध्य वक्र एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं ओमीय युक्तियां। तथा वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती, अर्थात जिनके मध्य V और I के बीच का वक्र सीधी रेखा नहीं होता, उन्हें अनओमीय युक्तियां कहते हैं। वैसे तो जितनी भी धातुएं हैं वो कम तापमान पर ओम के नियम का पालन करती हैं। कम तापमान पे, लो टेम्परेचर पे उनमें V और I के बीच में ग्राफ एक सीधी रेखा आता है, तो वो ओम के नियम का पालन करती हैं। लेकिन इनका तापमान अगर बढ़ा दिया जाए बहुत अधिक, तो बहुत अधिक तापमान बढ़ा देने से इनके प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है और ओम का नियम ब्रेक हो जाता है। वहाँ ओम के नियम का पालन ये करना बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ युक्तियाँ हैं जो कम तापमान पर भी ओम के नियम का पालन नहीं करती। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अनओमीय युक्तियों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। टॉर्च का बल्ब, टॉर्च का बल्ब, टॉर्च के बल्ब का शुरू में जब उस पर पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो धीरे शुरू में तो उसका उसका विभव बढ़ने के साथ साथ उसमें धारा का मान बढ़ता है। लेकिन एक स्थिति धीरे धीरे जब वो गर्म होने लगता है तो फिर उसके बाद उसका प्रतिरोध तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसा शुरू में तो उसका प्रतिरोध विभव वृद्धि के समांतर रहेगा, समानुपाती रहेगा यहाँ तक तो, लेकिन उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होने लगता है क्योंकि वो गर्म हो जाता है, गर्म होने लगता है। गर्म होने के बाद उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो बढ़ने के लिए प्रतिरोध इधर, ये वक्र सीधा ना होकर इधर मुड़ जाता है। ये है टॉर्च का बल्ब। और एग्जांपल दूँ आपको डायोड। डायोड एक अर्धचालक युक्ति है, आप पढ़ेंगे आगे। तो डायोड में क्या होता है कि V और I के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो शुरू में तो V और I के बीच में प्रतिरोध एक सीधी रेखा आता है, लेकिन एक विभव के एक निश्चित मान के बाद इसमें धारा के मान में तेज़ी से वृद्धि हो जाती है। तो ये धारा इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, तो प्रतिरोध कम हो जाता है। धारा के मान में तेज़ी से वृद्धि होना मतलब प्रतिरोध में कमी होना।
यहाँ पे प्रतिरोध यहाँ तक V और I के समानुपाती था, स्ट्रेट सीधी रेखा था, लेकिन इसके बाद प्रतिरोध तेजी से बढ़ गया है। और कुछ युक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनमें, जैसे ये विद्युत बल्ब था, टॉर्च का बल्ब ऐसे होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ में भी प्रतिरोध तेजी से बढ़ता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल बनाए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे वक्र हैं जिनमें प्रतिरोध का मान कुछ इस तरह से भी चेंज होता है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो भी वो ओम के नियम का पालन नहीं करती है। तो ऐसी सभी युक्तियों को हम अनओमीय युक्तियाँ कहते हैं। और इनके नाम देख लीजिए, टॉर्च का बल्ब है, डायोड है, अपघट्य पदार्थ है, और हम ट्रांजिस्टर लिख सकते हैं, ट्रांजिस्टर, निर्वात नली, है ना, आदि आदि अनओमीय युक्तियाँ हैं, आदि अनओमीय युक्तियाँ हैं। ओके बच्चों, इसके बाद मैं टॉपिक लेता हूँ आपको एक इम्पोर्टेंट सा, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, कार्बन प्रतिरोध और वर्ण कोड विधि। कार्बन प्रतिरोध व वर्ण कोड विधि। विधि देखो, आपने अभी प्रतिरोध पढ़ा। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो चालक में विद्युत धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, या जो चालक में विद्युत धारा प्रवाह का अवरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब ये जो प्रतिरोध है ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, तार आबद्ध प्रतिरोध। नंबर दो, कार्बन प्रतिरोध। नंबर दो, कार्बन प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोध हैं जो कि बहुत ही कम प्रतिरोध उत्पन्न करने के काम में आते हैं। जैसे ये किसी धातु का, कोई मिश्र धातु वगैरह ले ली, मिश्र धातुओं से बनते हैं। मिश्र धातु में आप क्या, कोई भी मिश्र धातु ले लो, कॉन्स्टेंटन है ना, और क्या नाम है, यूरेका है, इस तरह से यूरेका, कॉन्स्टेंटन आदि धातुओं के, आदि मिश्र धातुओं के तारों से ये बनाए जाते हैं। इनका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब अल्फा बहुत ही कम होता है। कम होने का मतलब ये जल्दी गर्म हो जाते हैं, ये जल्दी गर्म होकर जल जाते हैं। इसके साथ इनका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। और नाइक्रोम वगैरह भी मिश्र धातु का प्रतिरोध बनाया जाता है। नाइक्रोम है, यूरेका है, कॉन्स्टेंटन है, आदि मिश्र धातुओं का प्रतिरोध, मैग्नीन है, से तार आबद्ध प्रतिरोध बनते हैं। किसी बेस के ऊपर इनके तारों को लपेट देंगे तो तार आबद्ध प्रतिरोध बनते हैं। कार्बन प्रतिरोध की बात करें तो ये कार्बन से बनाए जाते हैं और ये बहुत ही उच्च गुणवत्ता के प्रतिरोध होते हैं, उच्च गुणवत्ता के, ठीक है। ये किससे बनते हैं? कार्बन से। उच्च गुणवत्ता युक्त प्रतिरोध होते हैं ये। इनका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा भी अधिक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा भी अधिक होता है, ठीक है। तो अब हम जितने भी प्रतिरोध यूज करते हैं आजकल डिवाइसेज में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, मोबाइल में, टीवी में, रेडियो में, कंप्यूटर में, वो सारे कौन से होते हैं? कार्बन प्रतिरोध ही होते हैं। वो सारे कार्बन प्रतिरोध ही होते हैं। किसी कार्बन प्रतिरोध का मान निर्धारण करने के लिए वर्ण कोड विधि बनाई गई है। किसी कार्बन प्रतिरोध का मान निर्धारण करने के लिए वर्ण कोड विधि बनाई गई है। इस विधि में क्या होता है
कि कार्बन प्रतिरोध को एक बेलनाकार चालक से दर्शाएंगे। कार्बन प्रतिरोध को एक बेलनाकार चालक से दर्शाएंगे और इसके ऊपर 4 विभिन्न रंगों की पट्टियाँ होती हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं? 4 विभिन्न रंगों की पट्टियाँ होती हैं। एक ये हो गई, ऐसे एक और पट्टी मिलेगी, ऐसे एक और पट्टी मिलेगी, ऐसे एक और पट्टी मिलेगी, और यहाँ पे ये 2 संयोजक तार इस पे लगे होते हैं। ये प्रतिरोध है। इसके जो कलर होते हैं, रंगों की जो पट्टियाँ इस पे लगी हैं, इन रंगों के आधार, इन रंगों को देखकर ही इसका प्रतिरोध का मान हम बता सकते हैं। तो जिस विधि से हम ये प्रतिरोध ज्ञात करेंगे वो है कार्बन वर्णकोड विधि। अब इस विधि को समझिए। रंग, ये रंग होते हैं भाई। जो रंग आपको मिलेंगे इन पट्टियों पे, इन 4 रंगों की जो तीन जो पट्टियां हैं, इन 3 प्रारंभ की 3 पट्टियां, इन पे आपको ये रंग मिलेंगे। अब ये कैसे याद किए जाएंगे? ये कैसे याद किए जाएंगे? देखो, इसको ब्लैक को B से लिखेंगे, ब्राउन को B से लिखेंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो। ये आसमानी है, ये आसमानी होता है, इंडिगो नहीं, ग्रे होता है, ग्रे सॉरी, धूसर, सही था, धूसर और डब्ल्यू। ये कलर होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। और इधर लिखे होते हैं इनके अंक, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कलर है ये। इधर इनका लिखा होता है गुणांक, इधर इनका गुणांक लिखा होता है 10⁻0, 10⁻1। जो अंक है ना वही रहेंगे, बस उनको पावर में लिख देंगे, अंकों को पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा, ऐसा है, ठीक है। लास्ट वाला जो कलर होगा ये इसकी सहायता के लिए लिखा जाता है, सहायता के लिए। अगर इसमें गोल्डन कलर है, सुनहरा कलर है, या चांदी का कलर है, या कोई रंग नहीं है, तो उस आधार पे इसकी सहायता ±5%, ±10% और ±20% फिक्स की गई है, ठीक है। ये टेबल है, ये टेबल का रंगों का क्रम याद करने का तरीका देखिए। BB रॉय, BB रॉय, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, याद रह जाएगा। BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इस तरह से ये रंगों का क्रम याद रहेगा। BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ओके, तो इस तरह से टेबल मैंने तैयार कर दी। अब मान लो यहाँ पे एक रंग है, ये लाल है, ये काला है, ये हरा है और ये है चांदी। ऐसे 4 रंगों की पट्टियाँ आपको दे रखी हैं। तो शुरू के 2 रंगों की जो पट्टियाँ हैं उनके लिए हम अंक लिख लें, उनका अंक यहाँ से देख के लिख लेंगे। लाल रंग के लिए अंक देखिए 2, और फिर दूसरा रंग है काला, इसके लिए कितना है 0, तो 2 और 0 20 हो गया, ठीक है। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे गुणांक के लिए। तीसरे रंग के लिए गुणांक का प्रयोग करेंगे। हरा, हरे का गुणांक कितना है 10⁵,
सहायता के लिए हम यूज करेंगे प्लस माइनस चांदी। चांदी का कलर देख, इसकी परसेंटेज है 10 प्लस माइनस 10%। तो प्रतिरोध का मान इस प्रतिरोध के लिए इतना होगा बच्चों, 20 गुना 10 की पावर 5 प्लस माइनस 10% ओम में। ठीक है, ओम लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे, प्लस माइनस 10%। इसका मतलब ये है कि इसका प्रतिरोध 20 गुना 10 की पावर 5 ओम होगा, और हो सकता है ये इसका 10% ज़्यादा हो, 10% कम हो। प्लस माइनस 10% का मतलब जब इसको मापेंगे मीटर से तो ये इस वैल्यू का 10% ज़्यादा भी शो कर सकता है मीटर, और 10% कम भी शो करता है, वो वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, ऐसे प्रतिरोध। एक और एग्जांपल देखें, जैसे ये कोई कार्बन प्रतिरोध है, इस पे यहाँ पे हरे रंग की पट्टी लगी है, यहाँ पे भूरे रंग की पट्टी लगी है, यहाँ पे नीले रंग की पट्टी लगी है, या ये ले लो लाल रंग की पट्टी लगी है, और यहाँ पे गोल्डन सुनहरा रंग की पट्टी है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा भाई? तो प्रतिरोध लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दो रंगों के लिए अंक लिख लेंगे। हरा रंग के सामने कितना अंक है? हरा रंग के सामने अंक है 5। भूरे रंग के सामने कितना अंक है? 1, 51। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। लाल रंग के सामने कितना है गुणांक? 10 की पावर 2 प्लस माइनस, और सुनहरे रंग के सामने कितना है? 5%। ये लो, इसका प्रतिरोध हो जाएगा 5100 ओम, और उसमें भी 5% कम ज़्यादा हो सकता है। तो जिस प्रतिरोध के लास्ट में लास्ट वाली पत्ती गोल्डन कलर की होगी वो सबसे बेस्ट होता है। गोल्डन कलर वाला प्रतिरोध सबसे बेस्ट होता है। उससे थोड़ा कम क्वालिटी का प्रतिरोध चांदी वाला होता है, और अगर कोई कलर नहीं रखा हुआ तो उसकी सहायता प्लस माइनस 20%, यानी कि उसमें एरर 20% की रहेगी, जो कि सबसे वर्स्ट क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का प्रतिरोध होता है। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे आप। अब आप इसको टेबल्स को नोट करके इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवा रहा हूँ एक्सरसाइज के। एग्जाम्पल नंबर 5.4 एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 5.4 करवाया जा रहा है आपको। क्वेश्चन में बोला, एक धातु की तार की लंबाई L मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है। ये कोई धातु का तार है, इसकी लंबाई L मीटर है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, और प्रतिरोध इसका R है। ठीक है, इसको खींचकर लंबाई दुगनी कर दी जाए। इसको खींचा, इसको लंबा कर दिया। ठीक है, तो लंबाई इसकी हो गई 2L। मैं L डैश मान लेता हूँ इसको। L डैश इसकी लंबाई थी, वो कितनी हो गई? 2L के बराबर। और क्षेत्रफल इसका भी बदलेगा, वो A डैश हो गया है। ठीक है, तो बोला इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो इसका प्रतिरोध भी बदल जाएगा, मान लिया R डैश हो गया। इस स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में इसका प्रतिरोध कितना होगा? माना इसकी प्रतिरोधकता रो है, माना प्रतिरोधकता रो है, तो प्रथम स्थिति में प्रतिरोध R बराबर होगा रो L बटे A। यह आएगा प्रतिरोध। ठीक है, इस स्थिति में क्या आएगा? R डैश बराबर रो L डैश बटे A डैश, L डैश बटे A डैश। ठीक है, तो L डैश की वैल्यू तो 2L के बराबर रख लेंगे, बट A डैश का क्या करेंगे? प्रतिरोध क्षेत्रफल भी तो बदलेगा। क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? देखिए, इसके दो मेथड हैं। मैं आपको मेथड करवा रहा हूँ द्रव्यमान वाला। दोनों ही स्थितियों में तार का द्रव्यमान सेम रहेगा। खींचने के बाद भी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, है ना। इस तार को खींचा, लंबा कर दिया, तो द्रव्यमान तो नहीं बदला ना। द्रव्यमान तो जितना इसका था पहले उतना ही खींचने के बाद होगा। ठीक है, अच्छा, तो साथ ही इसका घनत्व, माना तार का घनत्व D है, तो द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो घनत्व का फॉर्मूला लिखो पहले।
घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ से आप द्रव्यमान ज्ञात करें तो द्रव्यमान बराबर होगा घनत्व या आयतन गुणा घनत्व, आयतन इंटू घनत्व। ठीक है। अच्छा, m बराबर v इंटू डी, घनत्व को मैंने d से लिखा। तो यहाँ पे देखिए, तो हम देखें कि भाई इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान बराबर होगा, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा पहली स्थिति में द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्यमान आएगा, द्रव्यमान बराबर है आयतन गुणा घनत्व, इसका आयतन होगा क्षेत्रफल गुणा लंबाई, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान m बराबर इंटू घनत्व, ये होगा। यहाँ पे द्रव्यमान कितना होगा, क्षेत्रफल a डैश इंटू लंबाई l डैश, ये तो आयतन हो गया, इंटू घनत्व d, और दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, अर्थात a l d बराबर होगा a डैश l डैश d, a डैश l डैश d के, d से d कैंसिल, तो a l बराबर a डैश, l डैश की वैल्यू कितनी बच्चों 2l के बराबर, l से l कट गया, तो a डैश कितना आया a बटे 2, क्षेत्रफल भी आधा हो गया, a डैश बराबर कितना आ गया a बटे 2, और भाई l डैश बराबर 2l आ गया है। आप r डैश निकाल सकते हो, यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, r डैश बराबर रो, l डैश की वैल्यू 2l, a डैश की वैल्यू a बटे 2, तो r डैश बराबर रो 2l बटे a, ये 2 भी ऊपर आ गया, तो कितना हो गया 4l बटे a, रो l बटे a, ये किसका मान है r का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4r, यानी कि r डैश बराबर क्या होगा 4r। प्रतिरोध 4 गुना ज़्यादा हो गया तो प्रतिरोध में वृद्धि प्रतिशत में ज्ञात करें, प्रतिरोध 4 गुना हो गया तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। वृद्धि प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाएगा भाई, बड़ा हुआ प्रतिरोध, प्रतिरोध में वृद्धि हुई इतनी 4r माइनस r, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में हुई, r के रेस्पेक्ट में, 100 से गुना कर देंगे, 3r बटे r गुना 100 कट गया बराबर 300%। तो प्रतिरोध में वृद्धि कितनी आएगी 300% के बराबर होगी। क्वेश्चन समझ आया आपको, क्वेश्चन समझ आया, ठीक, ध्यान देना इस पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ये एक क्वेश्चन करा दिया है मैंने, अब इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, एग्जाम्पल 5.5, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कार्बन प्रतिरोध का मान R 62 इंटू 10⁻⁴ कुछ दिया है 3 ओम है, और सहायता जो है वो ±5% है। तो इसके वर्ण कोड के मान क्रम में लिखिए, इसके वर्ण कोड के मान क्रम में लिखिए, इसमें कौन कौन सी पट्टियाँ होंगी। सबसे पहले 6 नंबर पे कौन सा रंग आता है, जो आपने टेबल अभी तैयार करी है वीडियो देख के, उसके आधार पे आप मेरे को बताइए कि 6ठे नंबर पे कौन सा कलर आता है, नीला, ओके। दूसरे नंबर पे कौन सा कलर आएगा, लाल, ओके। 10⁻³ का मतलब चौथे कलर पे, चौथे रंग पे नारंगी रंग आएगा, और ये तो ये कलर हो गए। आखिरी कलर ±5% के लिए कौन सा आएगा, सुनहरा। तो जो प्रतिरोध बनेगा उस प्रतिरोध पे 4 पट्टियां होंगी, उन 4 पट्टियों का कलर ये होगा नीला, लाल, नारंगी, सुनहरा, ओके। ये क्वेश्चन हो गया है। एग्जाम्पल 5.6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5.6, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है कि x बराबर 4 ओम, y बराबर 48 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, ऐसे के चालकों की लंबाई आधी करने पर x व y के मान में संगत मान लिखिए। ये चालक है, एक चालक है जिसका प्रतिरोध इतना है, प्रतिरोधकता इतनी है, इसकी लंबाई आधी कर दी, ठीक है। जब लंबाई आधी करेंगे तो लंबाई आधी करने पर
प्रतिरोध पे तो फर्क पड़ेगा, प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बट परंतु प्रतिरोधकता पे मैंने बताया था लंबाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी, प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहती है। अर्थात x तो हो जाएगा आधा 2 ओम, बट y का मान रहेगा 48 इंटू 10⁸ ओम इंटू मीटर। ठीक है, किसी तार की लंबाई परिवर्तित करने पे या क्षेत्रफल परिवर्तित करने पे प्रतिरोध परिवर्तित होगा उस रेशियो के आधार पे, बट प्रतिरोधकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो अपरिवर्तित ही रहती है। ठीक, ओके। एक और क्वेश्चन बचा है आपका इसमें, इस बुक का, इसी टॉपिक के आधार पे। एग्जाम्पल नंबर 5.7 पढ़ लीजिए क्वेश्चन। एग्जाम्पल 5.7 बुक में लिखा हुआ है, टंगस्टन तार की लंबाई L 1.5 मीटर, क्षेत्रफल इतना है, सिरों के मध्य विभवांतर इतना है, तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, टंगस्टन की प्रतिरोधकता आपको दी गई है। ठीक है भाई, तार की लंबाई आपको दी गई है 1.5 मीटर, क्षेत्रफल दिया गया है, प्रतिरोधकता दी गई है, V दिया गया है, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। क्षेत्रफल है 0.60 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। विभवांतर आरोपित किया गया है 0.90 वोल्ट का, और प्रतिरोधकता की वैल्यू आपको दी गई है 5.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक, धारा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? धारा का मान। तो बच्चों विद्युत धारा का मान तो हम इसी से ज्ञात करेंगे, ओम के नियम से। धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर V/R। तो V तो गिवन है, हमें R निकालना है। R ज्ञात करने के लिए ये सब चाहिए हमें। क्या चाहिए? चूँकि R बराबर होता है ρL/A। ρL/A, रो का मान रखिए 5.6 10⁻⁸ इंटू L का मान रखिए 1.5 मीटर डिवाइडेड बाई A 0.60 इंटू 10⁻⁶। ये हो गया। ये प्रतिरोध आ गया। ये क्या आ गया? प्रतिरोध। इस प्रतिरोध की वैल्यू सरल करने पे अगर हम देखें तो 1 डेसिमल 2 डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 नंबर ये रहा, 1 नंबर ये रहा, दोनों डेसिमल हट जाएंगे यहाँ से, ख़त्म। ठीक है, 15 15 चौक 60, 4 बचा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 बच गया। यानी कि 14 इंटू 10⁻⁻8, और ये पावर ऊपर जाके प्लस की हो गई, तो 14 इंटू 10⁻⁻2 ओम, इतना ओम का प्रतिरोध आएगा। कितना आएगा प्रतिरोध? 14 गुना 10⁻²। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप 0.14 ओम। अब आप धारा ज्ञात कर लीजिए। V का मान रखिए 0.90 बटे 0.14, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। ठीक है, 14 का भाग दे दो, 14 एकम 14, 14 दूनी 70, अच्छा 14 से नहीं कटेगा, 2 का भाग दे दो, 45 बटे 7, 7 से काट दो, 7 से 42, बच गए 3, 30 हो गए, 7 से 28, बच गए 2, 7 दूनी 14, लगभग इतना आएगा 6.4 एम्पियर। 6.4 एम्पियर। आगे भी भाग दे सकते हो इसको। क्या करना था? पहले प्रतिरोध ज्ञात करिए, प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद इस फॉर्मूले से धारा ज्ञात करिए। ठीक है, पहले प्रतिरोध ज्ञात करिए, प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद फिर धारा का फॉर्मूला होता है V/R। इस फॉर्मूले से आप धारा ज्ञात करिए। प्रतिरोध किन किन कारकों पे निर्भर करेगा? प्रतिरोध निर्भर करेगा ρ, L और A पे। इन सभी से फॉर्मूला लगा के प्रतिरोध ज्ञात कर लिया, प्रतिरोध से फिर मैंने धारा ज्ञात कर ली। ठीक है भाई, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।